पहले पारद प्रकरण में हम पारद के जो आपको डिटेल में पढ़ने हैं उनके नाम लेंगे, उसके बाद जो अनइम्पॉर्टेंट हैं जिनका वर्णन ही नहीं है, मतलब हो सकता है इनके नाम पूछ ले कि कितने संख्या होती है या ये कितने नंबर पे है, तो उस तरीके से पूछ सकता है। ठीक है, उसका सबसे पहला पढ़ चुका है हम लोग स्वेदन, मर्दन, मूर्छन, उत्थापन, पातन, रोधन, नियामन, संदीपन या दीपन। उसके बाद आती हैं ग्रासमान, चारणा, गर्भद्रुति, ब्रह्मद्रुति, जारण, रंजन, शारण, क्रमेण, भेद, भक्षण। ठीक है, जारण मैंने कहा था जब वहाँ आपको पढ़ाया था जारण या जारणा। ठीक है, तो मैंने कहा जारण जो है वो 13वां संस्कार है पारद का, लेकिन जारणा जो है विधि है। ठीक है, वहाँ पर आपको वर्णन किया था अच्छी तरीके से संस्कारों का विस्तृत वर्णन। स्वेदन में आपको यंत्र इस्तेमाल करना, यंत्र कौन सा लेना है, दोला यंत्र। ठीक है, पूरा बताया गया। औषधियाँ कौन सी, राई, सेंधा लवण, चित्रक मूल, त्रिकटु, अदरक, मूली। ठीक है, विधि आप लोगों को याद नहीं रहेगी तब भी आप लिख लोगे। ठीक है, मतलब स्वेदन करना नॉर्मली। ठीक है, फलश्रुति सबकी याद रखनी है। फलश्रुति क्या है, इसकी मल शैथिल निकाल कर, मतलब मल को फुला देता है। ठीक है, मर्दन क्या है, मर्दन की आपको यंत्र याद करना है, तप्त खल्व यंत्र। औषधियाँ याद करनी है, गुड़, जला हुआ ऊन, सेंधव लवण, गृहधूम, इष्टिका चूर्ण और राई। ठीक है, विधि याद कर लोगे, ऐसा कुछ खास है। वही मल विनाशनम, इसका जो फलश्रुति है वो याद करना। मर्दन करने से वाह्य मल नष्ट हो जाता है। ठीक है, मूर्छन क्या, इसमें क्या, ग्रह कन्या, हरती, मलम, त्रिफला, अग्नि, चित्रकश, विषम। देखो आप मूर्छन इन औषधियों के साथ कर रहे हैं, तो मल दोष को कौन, घृत कुमारी हर लेगी। घृत कुमारी मतलब एलोवेरा। अग्नि दोष को त्रिफला और विष दोष को चित्रक। उसके बाद इसमें कौन, घृत कुमारी, त्रिफला और चित्रक, इनका नाम तो याद ही हो जाएंगे। ठीक है, फलश्रुति क्या है, वही होगी फलश्रुति, ये है। उसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं उत्थापन। उत्थापन में क्या होता है, मतलब जो पारा जो मृतसच्छ हो गया है उसे पुनः जीवित करना है। ठीक है, मूर्छन संस्कार के क्रम से पारा नष्ट पिष्ट होकर मृत समान मूर्छित हो जाता है, उसे पुनः अपने स्वरूप में लाने की प्रक्रिया को उत्थापन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पातन को, हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पातन, उक्ते औषधे मर्दस्य पारदस्य यंत्र स्थितम अश्य अधो ऊर्ध अधस्य तिर्यक निर्यातनम पातनम संगयुक्तम वही हिंस संपर्क किंचुत घनम। ठीक है, इसका अगर निर्दिष्ट मतलब जो औषधियाँ आपको बताई जाएंगी द्वारा पारद का मर्दन कर ऊर्ध एवं अधा एवं तिर्यक पातन द्वारा पारद को प्राप्त करना पातन कहलाता है। पातन में पारद स्थित नाग वंग दोष से संपर्क से किंचुक दोष नष्ट हो जाते हैं। इसमें बेसिकली पातन का फायदा क्या, पातन का फायदा ये होगा कि इसमें जो लेड और टिन वाले जो प्रॉपर्टीज, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो बाहर निकल जाएंगे। ठीक है, आप लोग पातन के 3 प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो मैंने लिखा है ये 5 नंबर के लिए लिखा है, अगर 10 नंबर में आता तो आप डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, वो भी मैंने बताया वहाँ पर। देखो ऊर्ध्व पातन में क्या करता है, ऊर्ध्व नीचे के पात्र में पारद होता है और उसी पात्र के नीचे से अग्नि देते हैं, पारद को ऊपर के पात्र में प्राप्त करते हैं। पारद की ऊपर गति करने का ना इसे ऊर्ध्व पातन कहा गया। इसी प्रोसेस को उल्टा कर दो तो अधा पातन हो जाएगा। में पारद ऊपर के पात्र में होता है, अग्नि भी ऊपर से दी जाती है तथा नीचे के पात्र में जल होता है, इसे अधा पातित पारद एकत्रित करना। ठीक है, उसके बाद त्रियक पातन में एक नली से जुड़ा हुआ होता है जिसमें अग्नि पर रखा जाता है। यह नली से जुड़ा हुआ संपर्क में आने से पारद का स्वरूप एकत्र हो जाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग ताम्रपातन का आप विधि देख सकते हैं, जब नोट्स भेजूंगा तो देख लेना। ठीक है, ऊर्ध्वपातन को अब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक, ऊर्ध्वपातन होता क्या है जी, देखो लिखने तो को आप इतना ही लिखना है, साथ में डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम देखो, ऊर्ध्वपातन क्या है, नीचे से यहाँ पर पारद हम आमने रखा है। ठीक है, पारद की गति ऊपर ऊर्ध्व हो रही है, संधि बंधन, पूरा ऐसे डायग्राम आप बताएंगे। ठीक है, उसका आधा पातन में क्या करेंगे, पूरा ऐसे यहाँ पर पारद का लेप लगा रखा है ऊपर। ठीक है, नीचे आपने मिट्टी गड्ढा में जल भर रखा है या कीचड़ भर रखा है। ठीक है, यहाँ से पारद को इवोपरेट कर रहे हैं। ठीक है, अंगारों के द्वारा नीचे आ रहा पारद। ठीक है, संधि बंधन पारद की अधा गति हो रही है, तो अधा। त्रियक पातन में भी लिखा होगा एकदम डिस्टिलेशन अपैरेटस की तरह। यहाँ पर पारद है, पारद को अग्नि दिया, फिर पारद इवोपरेट होकर यहाँ पर आके जल में एकत्रित हुआ। ठीक है, देखो वैसे ये जो पुराने पेपर्स थे वहाँ पर ये 10 नंबर का क्वेश्चन हुआ करता है। पारद संस्कार पूरा आता था 10 नंबर में। एक जैसे पातन संस्कार अकेला 10 नंबर में आ जाता है, लेकिन आपके पूरे में परिभाषा प्रकरण के अंदर एक छोटा सा टॉपिक दिया था पारद संस्कार, पारद के अष्ट संस्कार। तो कितने नंबर में आया ऐसा कुछ क्लियर है नहीं, तो थोड़ा डिटेल मतलब समझ के जाइएगा कि इतना है कि लिख दीजिएगा, 10 नंबर में आएगा, 4-5 पन्ने हो जाएंगे कम से कम। रोदन संस्कार, स्वेदन से पातन तक की प्रक्रियाओं के फलस्वरूप पारद कलाकंत मंद षष्ठ एवं मरणासच हो जाता है। फिर से उसे वीर तथा उत्कृष्ट में जो संस्कार किया जाता है उसे रोदन संस्कार किया। सृष्टम्बुज, देखो सृष्टम्बुज पूछ सकता है कि सृष्टम्बुज में क्या क्या आता है। ठीक है, मूत्र, शुक्र, शोणित, सेंधव लवण इसको ग्रहण किया जाता है। देखो सृष्टम्बुज से क्या ग्रहण किया जाता है, या हो क्या इन सब तीनों को दे दे और क्या क्या नहीं
श्रेष्ठ अम्बुज से क्या नहीं ग्रहण किया जाता, इस तरीके से पूछ के। संस्कार विधि को पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ने संस्कार विधि को देख लीजिएगा, ठीक है, नोट्स में। ऐसा कुछ खास है नहीं इसमें, एक बार पढ़ रीडिंग मार देते हैं। लवण मतलब सेंधा लवण के घोल को 3 दिन तक रखने के ऊपर पारद का रोदन हो जाता है। इसके लिए पारद को एक बड़े मिट्टी के घड़े में 1 भाग सेंधा लवण तथा 3 भाग जल डालकर घड़े का मुख बंद करके 3 दिन तक रख दिया जाता है, जिससे पारद श्रृंखता मंदता को त्याग कर वीरवान हो जाता है। इसी को रोदन संस्कार कहते हैं। 4th डे जल निथार कर पारद को प्राप्त करें, ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल। कोई रोदन संस्कार में ऐसा कुछ खास है नहीं, रोदन और बोधन। इसमें इंपॉर्टेंट जो है वो श्रेष्ठ अम्बुज क्या है, वो श्रेष्ठ अम्बुज में क्या क्या आता है, ठीक है। ये MCQ में 1-2 बार पूछा जा चुका है पुराने पेपर्स में, तो नए पेपर्स में बनाने वाले वही टीचर पूछ भी सकते हैं, ठीक है। उसका बोलते हैं नियामन संस्कार। बोधन संस्कार से प्राप्त बल या वीर्यमान पारद के चपलत्व की निवृत्ति के लिए जो स्वेदन आदि क्रियाएं की जाती हैं उसे नियामन संस्कार कहते हैं। अब पारा इतना ज़्यादा पोटेंट हो गया कि उसे यूज़ नहीं कर सकते, तो उसे थोड़ा नियम मतलब आदमी नहीं कहता, मतलब हमारे टीचर कहते हैं थोड़ा नियम में रहो, कायदे में रहो, तो उसे कायदे में लाने के लिए एक तरीके से नियमन संस्कार किया था। नियमन संस्कार हेतु कथित औषधियों के कल्क में रखकर कांजी में 3 दिन तक स्वेदन करने से पारद अपना चपलत्व दूर हो जाता है। इसी को नियमन संस्कार कहते हैं। संस्कारण विधि क्या है इसकी? नियमन के लिए पानपत्र, लहसुन, सेंधव लवण, भृंगराज और इमली प्रत्येक को पारद के 1/16 पार्ट लेकर कल्क बनाकर उस कल्क में पारद को रखकर स्वेदन संस्कार की विधि कंजली से दोला यंत्र में 3 दिन तक स्वेदन करना चाहिए। इससे पारद का बोधन संस्कार प्राप्त वीर की प्रबलता निवृत्ति हो जाती है। मतलब देखो, तुमने जब उसे सेंधा लवण में कोई चीज़ अगर खाली तुम खाली नमक का पानी पियो तो क्या होगा, भूख इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो आपके लिए नुकसान आएगी। तो उस भूख को पारद की जो चपलता और वीरवान हो गया उसे नष्ट कम करना है, ठीक, नष्ट नहीं करना है, कम करना है। तो कम करने के लिए हम लोग ये प्रोसेस करते हैं, ठीक है। दीपन संस्कार क्या होता है? पारद की विभुक्षक शक्ति करने के लिए जो संस्कार किया जाता है उसे दीपन या संदीपन। अब मान लो अगर तुमने नियमन संस्कार में इतना ज़्यादा उसे इम्पोर्टेंट कर दिया कि वो अब अपने मतलब जो स्वाभाविक कार्य कराना है वो भी नहीं हो पा रहा, तो उसके लिए हम लोग दीपन करते हैं फिर दोबारा, ठीक है। दीपन, मुक्काल और विभुक्षा ये तीनों एक ही अर्थ को सूचित करता है। दीपन से पारद की विभुक्षक शक्ति बढ़ जाती है। जैसे भूखा अन्न को शीघ्र खाता है, उसी प्रकार दीपन संस्कार से पारद प्रलेप होगा स्वर्ण आदि का ग्रास शीघ्र ही ग्रहण कर लेता है। अब बेसिकली हमें प्रोसेस क्या करना है, इसके बाद हम लोग मूर्छन करने वाले हैं। तो दीपन में हम लोग उसके इस लायक बना देते हैं कि वो आगे जाके अगर हमें इससे गंधक का मूर्छन भी तो करना है, तो गंधक का जो मूर्छन और जारण है वो विधियाँ हो जाएँ बाद में, ठीक है। संस्कार विधि क्या है इसकी? पारस से षोडांग स्फटिक मतलब फिटकरी, कशीश, टंकड़, बोरैक्स, मरीच, सेंधव, राई और शिंगरू की छाल लेकर इसके कल्क में पारद को रखकर पोंटली बना लें। दोला यंत्र विधि से कंजी के साथ 3 दिन तक स्वेदन करने के पश्चात उष्ण जल से प्रक्षालित कर लें। पारद को प्राप्त कर लेना चाहिए। ऐसा करने पर पारद का दीपन संस्कार हो जाता है। देखो, पारद संस्कार के अंतर्गत अनुक्त मान देखो जिसका मतलब इसमें अगर कोई भी औषधियों का मान नहीं दिया गया, जैसे मान लो सेंधव, राई, लवण, स्टिका चूर्ण का मान नहीं दिया गया, तो उसका 1/16 पार्ट लेना है, ये बताया गया। अगर किसी का नहीं दिया गया पारद संस्कार में, आपको औषधि बताई गई सिर्फ, तो उसका 1/16 पार्ट लेना, ये अनुक्त मान हो गया। फिर कांजी निर्माण, ये आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ एज व्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, चाहें तो आप देख सकते हैं। चावल, कुलथ, राई, सेंधव, हरिद्रा, बाँस की पत्ती, जीरा, शुंठी, हींग, सरसों तेल, उड़द की दाल, ठीक है। कैसे करते हैं? हरे बाँस की ये मतलब पहले इंपॉर्टेंट हुआ करता था, अब तो मैं सच मुझे मेरे ख्याल से नहीं पूछना चाहिए।